अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहुल उला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राजौरी सान्हा में एक और जख्मी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मरने वालों की तादाद पहुंची 7, 12 अफराद अभी भी ज़ेर इलाज। बालाकोट सेक्टर में शबाना तसादुम, 2 मिलिटेंट हुए हलाक। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी। वज़रात दाखिला ने UAPA के तहत डॉक्टर आसिफ को दहशतगर्द दिया करार। डॉक्टर आसिफ मकबूल UAPA के तहत दहशतगर्द करार पाने वाले 52वें शख्स बन गए। और वादी कश्मीर के मौसम ने बदली फिर से करवट। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी। आज भी कई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि राजौरी सान्हा में एक और नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा है, जिससे मरने वालों की तादाद 7 पहुंच गई है। आपको बता दें सान्हा में दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। बड़ी और अहम खबर, राजौरी सान्हा में जहां दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, वहीं आज और एक नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। और अभी भी 12 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है, जिनका इलाज चल रहा है। कल ही LG मनोज सिन्हा ने GMC जम्मू का दौरा किया था, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की थी। और आज अस्पताल में प्रिंस शर्मा नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। आपको बता दें 1 जनवरी को डांगरी गांव पर हमलावरों के हमले में 6 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे, जबकि एक मखसूस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मकानात पर मसल्ला अफराद की फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए थे। अगले ही दिन एक IED धमाके में 2 बहनें जान से हाथ धो बैठी। इस सान्हा में जख्मियों का इलाज जहां जारी था, वहीं GMC जम्मू में आज प्रिंस शर्मा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। राजौरी आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे जमशीद कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे जमशीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें बड़ी और आम खबर राजौरी सान्हा से। राजौरी सान्हा में एक और नौजवान आज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा है, जिसने मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच गई। आपको बता दें इस सान्हा में दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से आज एक और नौजवान जिंदगी की जंग हार गया। और अभी भी 12 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है, जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कल ही LG मनोज सिन्हा ने GMC जोरा का दौरा किया था। उन्होंने जख्मियों की अयादत की थी और आज अस्पताल में प्रिंस शर्मा नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किया है। जमशीद, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डांगरी इंसिडेंट में 7वीं डेथ हुई है। जो विकास नामी नौजवान जो शदीद जख्मी हुआ था 4 तारीख एयरलिफ्ट जम्मू, और आज वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस तरह इस थाने में हम 7 तक पहुंच चुकी है। और इस थाने में 2 सगे भाई, इसमें पहले दीपक कुमार और उसके बाद अब प्रिंस शर्मा, इन दोनों की भी डेथ हो चुकी है। और इस तरह इस थाने में 7 लोगों की मौत हुई। और आज इनकी आखिरी रस्मात के लिए इनकी अस्थियां हरिद्वार के लिए रवाना कर दी हैं। और प्रिंस की डेड बॉडी अभी राजौरी नहीं पहुंची, वो जम्मू से निकली है और थोड़ी देर बाद वो भी राजौरी पहुंच जाएगी। जरूर जमशीद, जो बाकी जख्मी लोग हैं जो अभी अस्पताल में जेर इलाज है, उनकी क्या हालत है? जरूर सबसे ज्यादा तशवीशनाक हालत इसी प्रिंस की बनी हुई थी। बाकी की हालत बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि ये इस प्रिंस के बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि इसकी हालत काफी तशवीशनाक है, क्योंकि इसका राजौरी के अंदर ऑपरेट हुआ और ऑपरेट के बाद इसको बाद में हालात मजीद खराब हुए तो इसको जम्मू मेडिकल कॉलेज एयरलिफ्ट कर दिया गया था। बाकी की हालत का हाल बेहतर बताई जा रही है, मगर इसकी हालत पहले से ही तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिसके बाद इसको एयरलिफ्ट किया था और आज इसकी भी मौत हो चुकी है। और इस तरह थाने में 7 लोगों की जानें तो चली गई हैं, मगर बाकी वालों की हालत बेहतर बताई जा रही है। क्या अभी तक इसकी लाश जो है वो आबाई इलाके पहुंच गई है, और इलाके में क्या सूरत हाल है? जरूर अभी इसकी लाश हवाई इलाके तक नहीं पहुंच पाई है। तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच इसकी डेड बॉडी जो है राजौरी पहुंचेगी, मगर हाल इलाके में पहले से ही समझ सकते होंगे कि जिस इलाके से 3 घरों से 6 डेड बॉडियां निकली हों,
वहाँ कैसी हालत होगी। और आज एक और डेड बॉडी, 7 डेड बॉडियां 3 घरों से हो चुकी है। हाल ही में पहले ये हालत इलाके पूरे में खौफ और डर जरूर पाया जाता था, मगर लोगों के अंदर आज भी काफी गुस्सा और गम पाया जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बेगुनाहों का कत्ल जिस तरह हुआ इसका बदला जल्द लिया जाएगा और जल्द लेना चाहिए, जिसके चलते लोगों के अंदर गम गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जरूर जमशेद, खबर ये भी है कि राजौरी साना में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी अस्थियां आज पानी में बहाई जाएगी, तो क्या ये तैयारियां शुरू हो गई है? जरूर, यहाँ से डेड बॉडी पहले जो 6 लोग जिनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बाद उनकी आज अस्थियां जो हैं हरिद्वार के लिए रवाना कर दी गई हैं राजौरी से, और लोग निकल चुके हैं राजौरी से हरिद्वार के लिए। इनकी आखिरी रस्मात वहां जाके मुकम्मल होती है, और उनके लिए जिन लोगों ने निकलना था वो सुबह से ही निकल चुके जी की डेड बॉडी का इंतजार किया जा रहा है। जरूर जमशेद, आप हमारे साथ बने रहेगा और एक खबर पर आपसे तफसीलात लेना चाहेंगे। आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर राजौरी साना से। राजौरी साना में एक और नौजवान जख्मी की ताब न लाते हुए चल बसा है, जिससे मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच गई। आपको बता दें कि इस साना में दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से आज एक जिंदगी की जंग हार गया और अभी भी 12 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। आगे बढ़ते हैं, इधर सिक्योरिटी फोर्स ने मेंढर के बालाकोट सरहदी सेक्टर में शबाना तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंट मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स ने हफ्ता और इतवार के दरमियान शब बालाकोट के सरहदी सेक्टर में मशकूक नकलो हरकत पर फायरिंग की, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुहासरा और तलाश ऑपरेशन शुरू किया और देर शब दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंट को हलाक किया है। दिफाई ज़राए ने बताया कि बालाकोट के सरहदी इलाकों को बड़े पैमाने में लिया गया है और सुबह होती तलाशी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वहीं इलाके में छुपे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की इजाफी तैनाती की गई है और इलाके से निकलने वाले तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खदशा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट बैठे हैं, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जमशेद हमारे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जमशेद, इस खबर के हवाले से क्या कुछ तफसील है? क्या अभी भी तलाशी ऑपरेशन जारी है? आपको हमने खबर जब ब्रेक की थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बालाकोट सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना की तरफ से पहले छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, उसके बाद 2 बड़े धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी कि उसके बाद धुंध काफी होने के कारण सर्च ऑपरेशन रात को ही शुरू कर दिया गया था और सुबह दावा किया गया कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा। हालांकि सर्च ऑपरेशन की जहां तक बात करें, राजौरी पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 1 जनवरी से ही सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिलते रहे हैं। बिल्खुसूस अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में मामूल के मुताबिक ही सर्च ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, मगर इस रात को जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद मजीद सर्च ऑपरेशन में तोसी की गई और बढ़ा दिया गया। वसी पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिए गए। हालांकि इन इलाकों की जहां तक बात करें, यहाँ इससे पहले भी बड़ी बार दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं, मगर सेना की तरफ से हर बार नाकाम करने का दावा किया गया और आज भी सेना की तरफ से दावा किया गया कि दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सेना की तरफ से इसकी तस्दीक जरूर कर दी है। जिस तरह रात को सेना की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि फायरिंग का वाकया है, मगर आज सेना की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि इस थाने में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। जमशेद, जिस तरह से हमने कल तस्वीरों में देखा कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, हर आने जाने वाले से पूछगछ हो रही है, क्या वही सूरत हाल अभी भी है? जरूर वो सूरत हाल लगातार देखने को मिल रही है, बिल्कुल 1 जनवरी से। हालांकि 26 जनवरी से पहले इस तरह की सूरत हाल जरूर देखने को मिलती है, मगर इस बार 1 जनवरी से क्योंकि ढांगरी इलाके में पेश आए आने के बाद बड़े पैमाने पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन, चाहे वो जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें या अंदरूनी दाखिले रास्ते जो भी हैं, इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन या गाड़ियों के आने जाने की चेकिंग और लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करने का सिलसिला आज भी जारी और कई इलाकों में आज भी इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जरूर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जमशेद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्स ने मेंढर के बालाकोट सरहदी सेक्टर में शबाना तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंट मार गिराने का दावा किया है और इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। इधर मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर आसिफ मकबूल जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनको गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 के तहत दहशत गर्द करार दिया है। आज जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि डॉक्टर आसिफ मकबूल जो बांडे पाइन वागुरा बारामुल्ला के रिहायश है, इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है। उनका ताल्लुक अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से। नोटिफिकेशन में कहा गया कि डॉक्टर आसिफ मकबूल डार वादी कश्मीर के नौजवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके
दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए उकसाने में मुलव्वस है। MHA के मुताबिक डॉक्टर आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया पर सरकर्दा बुनियाद परस्त आवाजों में से एक है और वो कश्मीरी नौजवानों को भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजमूम तरीके से मुतासर करने में मुलव्वस है। MHA ने मजीद कहा कि डॉक्टर आसिफ मकबूल डार दहशतगर्द तंजीम के कैडर्स और सरहद पार के हैंडलर्स की हिदायत पर जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली समेत भारत के बड़े शहरों में पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की साजिश से मुतल्लिक कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से तफ्तीश के मामले में मुलजिम है। और अब आपको बता दें कि डॉक्टर आसिफ मकबूल UAPA के तहत दहशतगर्द करार पाने वाले 52वें शख्स है। न्यूज रूम चलेंगे जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। दफ्तर वज़ारत दाखिला की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स जो सऊदी अरब में पिछले कई सालों से मुकीम हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, नंबर एक। और दूसरा ये कि वो करीबी राब्ते में है जी हिज़्बुल मुजाहिदीन के, वो भी एक इल्ज़ाम है। और तीसरा ये कि लगातार जिस तरीके की सूरत हाल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं और इन सभी बुनियादों पर उन्हें फ़िलहाल दहशतगर्द करार दिया गया है। और इस तरीके से हुकूमती सतह पर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसमें उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये पहला मौका नहीं है जब, अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के दौरान कितने लोगों पर इस तरीके के ऑर्डर जारी कर दिए गए दाखिला वजारत की तरफ से, जिसमें उन्हें इंडिविजुअल कैपेसिटी में UAPA कानून के मुख्तलिफ शिकों के तहत दहशतगर्द करार दिया गया। और उसी एक और शिक में डॉक्टर आसिफ डार को भी दहशतगर्द करार दिया गया है। और अगर आप ग्राउंड जीरो पर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान वॉइस के तौर पर वो बढ़ रहा था, स्पेशली सैयद अली गिलानी के मारे जाने के बाद और उसके बाद इस दुनिया से जाने के बाद और उसके बाद जब 2019 में जो सूरत हाल बनी उसके बाद लगातार वो अपनी आवाज को रख रहे थे और अपनी वीडियोस को अपलोड करवा रहे थे और बैरून मुल्क कई लीडरों के साथ वो राब्ते में भी थे और लगातार कई कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोस डाले थे। तो ये सारी चीजें शवाहिद के तौर पर वजारत दाखिला ने रखी है और उसी में उसके बाद इसका फैसला लिया गया कि डॉक्टर जो है आसिफ मकबूल वो दहशतगर्द करार दिए गए। अब हमारे जो जराया है वो ये कह रहे हैं कि जनाब अभी तो ये पहला फेज है कि जो ये दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी की जा रही है दाखिला वजारत की तरफ से, इसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जो होगा वो इंटरपोल की तरफ से भी जारी करवाने की कोशिश की जाएगी और भी आगे बढ़ा जाएगा और इस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद शिकंजा जो उन आवाजों पर कसा जाएगा जो इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी को किसी भी तरीके से परवान चढ़ाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से हमने देखा पिछले कई दिनों से और जिस तरह से आपने भी बताया कि कुछ इंडिविजुअल्स को दहशतगर्द की लिस्ट में शामिल किया जाता है और कुछ तंजीम जैसे TRF को भी दहशतगर्द तंजीम में शामिल किया जाता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को शुरू किया गया है दाखिला वजारत की तरफ से और लगातार इन चीजों को करने से पहले ग्राउंड होमवर्क करना पड़ता है। जैसे यासीन मलिक के लिए एक होमवर्क पहले किया गया, एक सिस्टम ने काम किया, उसके बाद JKL पर पाबंदी आयद कर दी गई, ममनुआ तंजीम बनी। फिर जमात की जब जहां तक आप बात करें तो जमात के लिए भी इसी तरीके का ग्राउंड नेटवर्क किया गया, ग्राउंड से डॉक्यूमेंट्स और दीगर चीजें कलेक्ट करने के बाद दाखिला वजारत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी, उनके असासों को मुंजमद करने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मिलिटेंट्स चाहे वो लश्कर के थे, जैश मोहम्मद के है, ममनुआ तंजीम के या TRF के जो सजाद गुल है या आज डॉक्टर मकबूल जो है, ये सारी दाखिला वजारत की होमवर्क है जो पिछले कई महीनों से चल रही थी। और आपको याद होगा डॉक्टर आसिफ जो है ये बहुत पहले जब पहली हिट लिस्ट TRF की तरफ से सहाफियों के लिए आई थी उस वक्त से काफी ज्यादा सुर्खियों में थे क्योंकि काफी वोकल ये थे और लगातार जम्मू कश्मीर के सहाफियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें कभी एक का एजेंट और कभी दूसरे का एजेंट कहलाकर गुमराह करने की कोशिश भी करवा रहे थे और लगातार उनके बयानात इस तरीके से थे जिससे खतरा बन रहा था बहुत सारे लोगों के जानों के लिए। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, ये सारा मटेरियल जमा करने के बाद दाखिला वजारत ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक गौहर तफसीलात फराहम कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से आज डॉक्टर आसिफ को
दहशतगर्द करार दिया गया है। आगे बढ़ते अब बात मौसम की करते हैं। आपको बता दें वादी कश्मीर में जहां चले कलान अपने दम खम से जारी है, वहीं महकमा मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक सयाहती मकाम गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ साथ हल्की ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। इधर महकमा मौसमियात ने 8 जनवरी यानी आज से 13 जनवरी तक बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की पेशन गोई भी की है। इधर पूरा जम्मू कश्मीर बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि घनी धुंध ने ट्रेन और हवाई ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके नतीजे में आज 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। इधर महकमा मौसमियात के एहलकार ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने खित्ते के मौसम पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि कुछ अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ है, वहीं गुलमर्ग से इशफाक भी हमारे साथ है। आप दोनों का खैर मकदम है इस बुलेटिन में। फैसल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, इस वक्त श्रीनगर में मौसम की क्या सूरत हाल है, और ख़बर यह भी है कि कुछ परवाज़ों को आज सुबह मनसूख भी कर दिया गया। देखिए बिल्कुल जोहर, अगर हम बात करें मौसम की चल रही है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो ये मामूल की बात है कि जैसे यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद धुंध जो है सुबह के औकात में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें ट्रैफिक में मुश्किलात होती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हो जो ट्रैफिक प्लेन उनको लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। तो आज अगर हम आज सुबह की 2 परवाज़ें थी तो उनको भी लेके उनको टाइम लगा, क्योंकि जो लोग विजिट थी उसके बीच में उनको आज डिले करना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि वही हाल सुबह के औकात में जो ट्रैफिक निकलता है, गाड़ियां निकलती है, उनको भी चलने फिरने में मुश्किलात होती है। तमाम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है रात के टेम्परेचर में आया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मतलब अबर आलूदा रहता है या जो आसमान उबर आलूदा रहता है उससे अबर रहता है, तो उसके नतीजे में कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर उसमें थोड़ी बहुत फर्क आती है। लेकिन जो सर्दी इस वक्त दिन के औकात में महसूस हो रही है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पेशन कोई पहले ही की गई थी 7 से लेकर 9 जनवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है, जो कि कुछ इलाकों में हाई रिस्क में हुई, लेकिन प्लेन एरियाज के लिए जो कहा गया हल्की फुल्की बारिश होगी, और उसके साथ साथ जो बर्फबारी वो भी होगी। खासकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पहले कहा गया था उसका जो असर नॉर्दर्न पार्ट पे होगा, या गांधरबल की बात हो या नॉर्थ कश्मीर की बात हो, वहाँ पे उनका असर हो तो वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, और कुछ इलाकों में हुई भी। तमाम जो प्लेन एरियाज है कश्मीर के, जिसमें श्रीनगर आता है, बड़गाम के प्लेन एरियाज आते हैं, तो उनमें हल्की बारिशें हो सकती है। उसके साथ साथ जो बर्फबारी हल्की हो सकती है, जो कि पहले प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन जो इस वक्त की जो प्रेडिक्शन थी उसमें इंटेंसिटी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि पहले ही ये बताया गया था जो 9 से 11 तारीख के बीच जो पेशन गोई की गई है उनमें जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है पूरे कश्मीर में, चाहे वो प्लेन एरिया की बात अगर हल्की होगी, लेकिन बर्फबारी हो सकती है, और जो है जिससे वहां पे भी होती है। फिलहाल अभी भी इंतजार है कि 9 तारीख का कब 9 तारीख आएगा, उसमें ही पता चल सकता है कि बर्फबारी किस तरीके की श्रीनगर में होगी, क्योंकि टूरिस्ट वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब बर्फबारी होगी और हम उस बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते। लेकिन फिलहाल यही हम कह सकते हैं जो सर्दी है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, लोग अभी भी सर्दियों से 2 4 और जो बेस यानी मुझे खासकर जो पीने का पानी है, क्योंकि नल जम जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं मुश्किल आते हैं, और जो बाकी वाटर बॉडीज है उनमें भी कहीं ना कहीं जो अंदरून दल है वो जमा हुआ है, और किनारे जो वाटर बॉडीज के हैं वो आज भी जमे हुए हैं। फैसल, आप हमारे साथ बने रहिए। इशफाक भी गुलमर्ग से हमारे साथ ज्वाइन किया। इशफाक, क्या कुछ इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, और कल जिस तरह से ताज़ा बर्फबारी भी हुई उस वजह से क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल? पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। वही कल देर रात जो है सैयद इमकाम गुलमर्ग के अपर और सनशाइन पीक पे जो हल्की बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं आज सुबह जो है यहाँ पर सयाहों की काफी तादाद जो है वो गुलमर्ग पहुंच रही है। और जहां पर जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये मेन एंट्री पॉइंट है जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है। कुछ तस्वीरें भी है कि किस तरह से यहाँ पर अभी जाम लगा हुआ है और काफी तादाद में जो सयाह गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पर मौसम का यह सूरत हाल है, पूरा आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है। अगर हम टंगमर की बात करें यहाँ पर हल्की सी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी के चलते अगर जिस तरह से इंतजामिया ने पहले ही इकदाम उठाए कि अब गुलमर्ग की तरफ जो भी गाड़ियां जाएंगी, पुलिस का नाका बादल तो लग चुका है और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मुतहरिक हो चुकी है। और यहाँ पर गुलमर्ग जो है आज किसी भी गाड़ी को जो है बगैर जंजीर जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग में फिर फंसी, जिनको काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज जिस तरह से ये मौसम ऐसा ऐसा बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अभी जाके 2 बजे के करीब यहाँ पर शायद गुलमर्ग के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है।
बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। गुलमर्ग से इशफाक हमारे साथ हैं, वहीं श्रीनगर से और फैसल हमारे साथी जो मौसम के हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि जहां गुलमर्ग में कल रात देर गई ताज़ा बर्फबारी हुई, वहीं शहर श्रीनगर में मौसम अब्र आलूद है और आने वाले दिनों में हो सकता है बर्फबारी का इम्कान। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी है कि 8 से बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। मरकज़ी वज़रात दाखिला ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 CAA की कवायद को वज़ा करने के लिए मज़ीद 6 माह की तोसी मांगी है, जिसके बगैर इसे नाफिज नहीं किया जा सकता। वज़रात की तरफ से मांगी गई यह 7वीं तोसी है। यह एक्ट जो 2019 में मंजूर किया गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्ध और चीन बरादरी के लोगों की शहरियत देने के मकसद से ये कानून बनाया गया, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बगैर किसी दस्तावेजात के 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। 24 नवंबर को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि एक्ट की कवायद तैयार हो रहे हैं और वबाई इमराज की वजह से कुछ ताख़ीर हुई है। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि CAA लागू नहीं होगा, वो गलत है, इसे नाफिज किया जाएगा। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़रात दाखिला पहले ही 6 बार वक्त मांग चुकी है और यह 7वीं बार है जब वज़रात ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्लिमानी कानून साजी कमेटी से 6 माह की तोसी मांगी है। इधर खबर है कि राज्यसभा कमेटी ने 30 जून तक तोसी देने की वज़रात की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। लोकसभा कमेटी के जवाब का इंतजार है। वज़रात ने राज्यसभा कमेटी को बताया था कि इसे कवायद वज़ा करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का वक्त दरकार है, जबकि इसने लोकसभा कमेटी से 9 जनवरी 2023 तक का वक्त मांगा है। पार्लिमानी काम के दस्तूर अमल में कहा गया कि अगर कोई वज़रात कानून की मंजूरी के बाद 6 माह के मुकर्रर मुद्दत के अंदर कानून साजी के लिए कवायद वज़ा करने के काबिल नहीं है तो इन्हें इसके वजूहात बताते हुए मातहत कानून साजी की कमेटी से वक्त में तोसी मांगनी चाहिए। याद रहे कि CAA को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था और इस साल 12 दिसंबर को सदर से इसकी मंजूरी हासिल हुई थी। वज़रात ने मुतल्ला किया था कि यह एक्ट 10 जनवरी 2020 से नाफिज अमल होगा, लेकिन अभी तक ज़ाब्ते तैयार नहीं हो सके हैं। जिला पूंछ की तहसील मंडी में अभी तक एक भी खेल का मैदान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से गांव अड़ाई के नौजवानों ने बात करते हुए कहा कि गांव अड़ाई में भी कई सालों से नौजवान खेलों की तरफ रागिब है। अगरचे अड़ाई के नौजवान मुंशियात में मुलवस नहीं है, ताहम यही वजह कि यहाँ नौजवान यूथ की जानिब से साल भर खेलों का सिलसिला जारी रहता है। याद रहे, जहाँ एक जानिब मौसम सरमा के दौरान नौजवानों को किराया पर जगह लेकर यहाँ के तौर के मुताबिक टूर्नामेंट का इनेकाद करना पड़ता है, वहीं दूसरी जानिब मौसम गर्मा में जिब्बी, सिंक वगैरह जैसे दूर दराज इलाकों में जाकर उनकी जानिब से टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं। मुकामी खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया व UT इंतजामिया से अपील की है कि तहसील मंडी में भी खेल के मैदानों को तामीर करवाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान यूथ के साथ साथ नई नस्ल जो खेल कूद की जानिब रागिब है उन्हें क्रिकेट खेल के साथ साथ दीगर खेलों में भी हिस्सा लेने का मौका नसीब हो। कई सालों से हमारी ये अपील है इंतज़ामिया से कि हमें एक खेल कूद के लिए ग्राउंड मुहैया करवाया जाए। यहाँ अड़ाई गांव के अंदर अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है इनके अंदर, लेकिन बदकिस्मती ये है उस टैलेंट को शो इसलिए वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ना होने की वजह से वो ज़्यादा टैलेंट शो नहीं कर पाते। हमारे देश के अंदर जो सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो खेलों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। बदकिस्मती से यहाँ मंडी तहसील में ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील है कि हमें एक अच्छा सा ग्राउंड मुहैया करवाया जाए। विंटर टाइम में हम खेलते हैं, हमारी छुट्टियां होती हैं स्कूल में। हिंदुस्तान में इस गेम को, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और हम पूरी हमारी यूथ इंतज़ामिया को अपील करती है कि हमें भी अच्छा सा अच्छा ग्राउंड दिया जाए और हम अपना टैलेंट को सामने लाएं। और बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर और यहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं हमें खेलने में। अगर हमारे पास अच्छा ग्राउंड होगा और हमें आसानी होगी और खेलने में, और अपना टैलेंट को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक भी इंशाल्लाह अपना टैलेंट सामने रख सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्राउंड ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर बार हम सीजनली जो खेलते हैं वो भी रेंट दे के किसी की ज़मीन लेते हैं तो फिर खेलते हैं, क्योंकि काफ़ी सर्दी का मौसम भी है। यहाँ दरिया के नज़दीक खेलते हैं और फील्ड आपका
सामने है, बड़े बड़े पत्थर हैं, नाला भी यहाँ पे आ जाता है। बीच बीच में प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे टैलेंट तो माशाल्लाह अच्छा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक चीज़ जो ड्रग है, ड्रग ना होने के नफ़ी मतलब ना होने के बराबर है। ड्रग्स से रोज़ाना बात होती है और उस बिना पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, कोई ड्रग नहीं है, लेकिन नौजवानों का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो तवज्जो मरकूज है वो सिर्फ खेल कूद पे है। इंतजामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम हर बार जो है वो आपके चैनलों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कोई ऐसा ग्राउंड हो, कोई थोड़ा ही हो लेकिन अच्छा हो, साफ हो, जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें और हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स के साथ अपना मुकाबला कर सकें। हमने तो जैसे खेल लिया, लेकिन अब जो नई जनरेशन है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने आप को मनवा सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक की खबर आपको बता दें। इस वक्त की अफसोसनाक खबर आ रही है कुलगाम से। कुलगाम के नौजवान की मैसूर में मौत वाक़ा हुई है। कर्नाटक मैसूर में इनकी मौत वाक़ा हुई है। PhD स्कॉलर था ये, जिसकी हरकत कलब बंद होने की वजह से इसकी मौत वाक़ा हुई है। कुलगाम का ये रहने वाला था। 26 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जिसकी मैसूर में यूनिवर्सिटी मैसूर में इसकी मौत वाक़ा हुई है। इसके साथ आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।